दोस्तों, इससे पहले कि दुनिया खत्म हो जाए, उस 2000 लाइक्स के गोल को तोड़ दो और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करो ताकि ये सीरीज चलती रहे भले ही दुनिया रुक जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था। सियो जुन के हाथ में अभी भी वही सफेद रंग का ड्रैगन पेंडेंट है। इसे देखते ही एलिन बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी आवाज डर से भरी हुई है और वो तुरंत सियो जुन से सवाल करती है। कहती है कि ये व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट उसके हाथों में नहीं होना चाहिए। एलिन सच में बुरी तरह डरी हुई है। वो सियो जुन को बताती है कि ये पेंडेंट के का है, जो उसके दादाजी का सबसे खास दोस्त था। ये ऐसी चीज है जो सियो जुन के हाथों में कभी नहीं आनी चाहिए थी। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसके दादाजी काइजर ने गलती से भी ये पेंडेंट देख लिया तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। हालांकि सियो जुन शांत रहता है, भले ही पेंडेंट उसके हाथ में है। बिना घबराए वो स्कैरम और मेरिल की तरफ मुड़ता है और सच्चाई जानना चाहता है। एक गंभीर आवाज में वो पूछता है, क्या तुम दोनों ने इस व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट का यूज करके आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस को पकड़ा था? थियो तुरंत हाँ करता है कि ये पेंडेंट स्कैरम और मेरिल के पास था। आयोना के अनुसार उन्होंने इसका यूज करके उसके जादू को बंद कर दिया था, जिस वजह से पूरा किडनैपिंग हुआ। सियो जुन उस व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट को ध्यान से देखता है। उसकी आंखें हर छोटी चीज को स्कैन कर रही हैं, इसका असली मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ स्कैरम और मेरिल डर के मारे कांप रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि सियो जुन असल में कौन है। वो घुटनों पर गिर जाते हैं, पूरी तरह झुककर रहम की भीख मांगते हैं। स्कैरम गिड़गिड़ाते हुए सियो जुन से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। कसम खाता है कि वो फिर कभी कुछ बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। इस बीच मेरिल अपने हमेशा के दोगले तरीके से सारा इल्जाम स्कैरम पर डालने की कोशिश करती है। वो जिद करती है कि वो बस उस हरे बालों वाले गोब्लिन के ऑर्डर्स मान रही थी। वो कसम खाती है कि पूरा प्लान स्कैरम का था, उसका नहीं। मेरिल बेशर्मी से सियो जुन से भीख मांगती है कि उसे छोड़ दिया जाए और स्कैरम को पूरी तरह फंसा देती है। मेरिल साबित करती है कि वो कितनी धोखेबाज है। वो खुद को बचाने के लिए किसी को भी धोखा देने को तैयार है। वो बहाने बनाती रहती है, लेकिन सियो जुन को उसकी बेकार बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अभी भी पेंडेंट के बारे में सच्चाई जानने पर ध्यान दे रहा है। तब एलिन समझाती है कि इस टावर के बाहर एक और टावर है, एक ऐसा टावर जिसे व्हाइट ड्रैगन कंट्रोल करता है। एलिन आगे बताती है कि जब उनकी असली दुनिया नष्ट हुई थी तो वो कई टावर्स में बट गई थी। एक टावर को ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कंट्रोल करता है, जबकि दूसरे टावर पर ग्रेट व्हाइट ड्रैगन राज करता है। वो आगे समझाती है कि ब्लैक ड्रैगन्स, ब्लू ड्रैगन्स, सिल्वर ड्रैगन्स सब कभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उनकी दुनिया नष्ट होने के बाद हर ड्रैगन ने एक अलग टावर का कंट्रोल ले लिया और अपने इलाके बना लिए। उन्होंने एक पक्के नियम पर सहमति दी थी कि कोई भी ड्रैगन किसी दूसरे ड्रैगन के टावर में दखल नहीं देगा। ये सच्चाई सियो जुन को व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट के खतरनाक अंजाम का एहसास कराती है। अगर ये पेंडेंट दूसरे टावर से लाया गया है तो ये ड्रैगन समझौता तोड़ने जैसा है। अगर काइजर ने ये पेंडेंट देख लिया तो वो पागल हो जाएंगे। एलिन का चेहरा और भी तनाव में आ जाता है। वो बताती है कि अगर ये पेंडेंट किसी और ड्रैगन का होता तो स्थिति इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये अलग है। व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट काइजर के बेस्ट फ्रेंड का है। सियो जुन अब और भी कंफ्यूज्ड है। वो एलिन से पूछता है, अगर ये पेंडेंट काइजर के बेस्ट फ्रेंड का है तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इससे काइजर इतना गुस्सा क्यों होंगे? एलिन जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो समझा पाए, अचानक भारी कदमों की आवाज से जमीन हिलने लगती है। सियो जुन और बाकी सब जम जाते हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं। एक विशाल साया उनके ऊपर मंडराता है और फिर काइजर प्रकट होता है। एक भारी भरकम ब्लैक ड्रैगन का कदम नीचे पड़ता है। हवा भारी हो जाती है जैसे काइजर सियो जुन के सामने पहुंचता है, लेकिन काइजर अच्छे मूड में है। सब कुछ भूलकर काइजर सियो जुन की तरफ मुस्कुराता है और बेपरवाह तरीके से चलता है, अपने हाथ पीछे बांधे, बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह। एक मासूम चेहरे के साथ वो सियो जुन को देखता है और कहता है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ अच्छा है? एक लेजेंडरी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन होने के बावजूद काइजर एक आम बूढ़े आदमी की तरह एक्ट कर रहा है जो बस अच्छा खाना ढूंढ रहा है। हालांकि हर कोई काइजर जितना रिलैक्स नहीं है। उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन नहीं देखा, जैसे हेगल, आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस, ये एक बेहद डरावना पल है। उनकी आंखें शौक में चौड़ी हो जाती हैं, उनके शरीर डर से जम जाते हैं। आयोना का मुंह खुला रह जाता है। उसने हमेशा सियो जुन को इंसानी रूप में ग्रेट ब्लैक ड्रैगन माना था, लेकिन ये उसके सामने एक असली ब्लैक ड्रैगन है। काइजर का विशाल साइज उसे हैरान कर देता है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। दूसरी तरफ काइजर आखिरकार नए लोगों को नोटिस करता है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है। वो हेगल, आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस को देखता है और थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं जैसे वो उन्हें देखता है। हेगल तुरंत आदर में अपना सिर झुका देता है। आयोना भी वही करती है, अपना सिर गहराई से झुकाती हुई। हम पहले से जानते हैं कि हेगल और आयोना ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को भगवान की तरह पूजते हैं। काइजर सबसे पहले आयोना को नोटिस करता है। वो हाँ में सिर हिलाता है और उसकी तारीफ करता है। वो उससे कहता है, इतनी छोटी होने के बावजूद तुम्हारे पास बहुत मैजिक पावर और पोटेंशियल है। काइजर उसे बच्ची कहता है, लेकिन उसके टैलेंट की तारीफ करता है। वो मानता है कि इतनी कम उम्र में इतना हाई लेवल मैजिक पाना नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर आयोना का चेहरा चमक उठता है। वो और गहराई से झुकी है और काइजर का दिल से धन्यवाद करती है। इस बीच हेगल झुका रहता है, अपना सबसे गहरा आदर दिखाता हुआ, लेकिन फिर काइजर अपना ध्यान सियो जुन की तरफ मोड़ता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि कैसे सियो जुन का ग्रुप बढ़ता जा रहा है, उसे ये पसंद है। वो कहता है कि ये अच्छी प्रोग्रेस है। वो यहाँ तक सुझाव देता है
कि उन्हें पार्टी करनी चाहिए। काइजर सियोजुन से कहता है, हमें तुम्हारे नए मेंबर्स के लिए पार्टी करनी चाहिए, इस तरह मैं तुम्हारे कुछ स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकूंगा। सियोजुन हल्का सा हंसता है, वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि वो जब चाहे पार्टी कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही सियोजुन व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट के बारे में स्थिति समझाने वाला होता है, काइजर की नजर पेंडेंट पर पड़ती है। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है, उसकी आंखें तेज चमकती हैं, उसका चेहरा काला पड़ जाता है और फिर काइजर शुद्ध गुस्से की एक दहाड़ निकालता है। काइजर की दहाड़ इतनी कान फाड़ देने वाली है कि सियोजुन भी शॉक हो जाता है, लेकिन दहाड़ वहीं नहीं रुकती। एक पल में काइजर आगे बढ़ता है, उसके विशाल हाथ आगे बढ़ते हैं और वो सियोजुन के हाथों को अपने बड़े पंजों से पकड़ लेता है। काइजर की पकड़ में बहुत ताकत है। सियोजुन चौंक जाता है, काइजर के जबरदस्त गुस्से से हैरान। उसने इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। काइजर की आंखें चमक रही हैं और उसकी आवाज हवा में गूंजती है जैसे वो सियोजुन से जवाब मांगता है, ये व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट कहां से आया? सियोजुन हैरान जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन काइजर उसे बोलने का मौका नहीं देता। जवाब दो मुझे, काइजर चिल्लाता है, उसके पंजे कसते हुए। इससे पहले कि सियोजुन कुछ कह पाए, काइजर का गुस्सा बढ़ जाता है, मानो वो अभी किसी को मार देगा। सियोजुन अनजाने में अपनी दाईं तरफ देखता है, उसकी नजर स्कैरम और मेरिल पर रुकती है। बिना हिचकिचाहट के वो सीधे उनकी तरफ इशारा करता है। काइजर अपना सिर उनकी दिशा में घुमाता है, उसकी घूरती हुई नजरें उन्हें एक तलवार की तरह चीर देती हैं। सियोजुन जल्दी से समझाता है कि कैसे आयोना किडनैप हुई थी, कैसे स्कैरम और मेरिल ने व्हाइट ड्रैगन पेंडेंट का यूज करके उसका मैजिक बंद किया था। सियोजुन उनसे पेंडेंट के बारे में पूछताछ कर रहा था जब काइजर बीच में आ गया। काइजर का गुस्सा अपनी हद पार कर जाता है, उसका चेहरा गुस्से में बिगड़ जाता है जैसे वो सियोजुन को छोड़कर स्कैरम की तरफ मुड़ता है। एक शक्तिशाली आवाज के साथ जो जमीन को हिला देती है, वो गरजता है, ये मना है। उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। ये नियम है कि इस टावर में कोई व्हाइट ड्रैगन की चीज नहीं होगी। पूरा माहौल उसके गुस्से से कांप उठता है। स्कैरम का शरीर बुरी तरह कांपता है, उसका चेहरा रंग खो बैठा है। वो डर में हकलाता है, प्लीज मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे नहीं पता था कि ये मना है। उसका शरीर बेकाबू होकर हिलता है, उसके पैर कमजोर हो जाते हैं और वो घुटनों पर गिर जाता है, रहम की भीख मांगता हुआ। मेरिल दूसरी तरफ डर से जमी खड़ी है, उसकी आवाज टूटती है, मुश्किल से फुसफुसा पाती है, मैंने बस एक गलती की, प्लीज रहम करें। लेकिन काइजर की आंखें गुस्से से जल रही हैं, उसका विशाल रूप उनके ऊपर मौत की सजा की तरह मंडराता है। यहाँ तक कि ओरिन, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, इतना डर गया है कि उसका पूरा शरीर जम गया है। हेगल भी डर से कांप रहा है। काइजर का ऑरा इतना भारी है कि कमजोर दिल वाला वहीं गिर जाए। इस पल काइजर तबाही का रूप लग रहा है। उसकी नजर स्कैरम को एक भाले की तरह चीर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो स्कैरम की आत्मा को देख रहा हो। स्कैरम सांस लेना बंद कर देता है, उसके फेफड़े लॉक हो जाते हैं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। एक अजीब नीली एनर्जी काइजर के चारों तरफ घूमने लगती है, इससे पहले कि वो स्कैरम के शरीर में ब्लास्ट हो जाए। वो नीली रोशनी उसके दिल में घुसती है, तेजी से फैलती हुई। स्कैरम की आंखें खौफ में चौड़ी हो जाती हैं, उसके होंठ कांप रहे हैं, उसका पूरा शरीर ऐठा हुआ है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। काइजर की ताकत उसे पूरी तरह घेर लेती है। फिर अगले ही पल धमाका, स्कैरम का शरीर फट जाता है, एक गुब्बारा फटने की तरह उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। ब्लास्ट से निकली हवा पूरे एरिया को चीर देती है। थियो तुरंत आयोना के सामने दौड़ता है उसे बचाने के लिए। सियोजुन, हेगल, थियो, आयोना, हर एक शख्स जमे हुए खड़े हैं, उनके मुंह खुले हुए हैं। वो विश्वास नहीं कर पाते कि अभी क्या हुआ। बस कुछ सेकंड्स में काइजर ने स्कैरम को मिटा दिया। एलिन की आंखें हिल रही हैं, उसने अपने दादाजी को कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। यहाँ तक कि एलिन, जो काइजर को अपनी पूरी जिंदगी से जानती है, हैरान है। इस बीच मेरिल का चेहरा देखने लायक है। वो अपनी बाईं तरफ मुड़ती है लेकिन वहां कुछ नहीं है। स्कैरम के शरीर का एक भी निशान नहीं बचा। उसका जबड़ा खौफ में गिर जाता है, उसकी आंखें हिल रही हैं जैसे वो समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ। स्कैरम का शरीर पूरी तरह भाप बन गया है, राख भी नहीं बची, एक कण भी नहीं बचा। खैर, इस पल मुझे स्कैरम के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। माना कि स्कैरम एक बुरा इंसान था, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। आपके इस पर क्या विचार है? क्या आपको स्कैरम की मौत पसंद आई या नहीं? मुझे कमेंट्स में बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दें, मुझे आपके लाइक्स और सपोर्ट की जरूरत है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वापस कहानी पर। काइजर अभी भी बहुत गुस्सा था। जैसे उसने अपना ध्यान मेरिल की तरफ मोड़ा। मेरिल पूरी तरह दहशत में, डर में कांप रही थी। जैसे उसने हिचकिचाते हुए काइजर से पूछा कि क्या वो जानता है कि व्हाइट ड्रैगन टोकन उन लोगों तक कैसे पहुंचा। लेकिन इस पल मेरिल मुश्किल से बोल पा रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और वो सांस लेने में संघर्ष कर रही थी। दूसरी तरफ सियोजुन समझ गया था कि काइजर इतना गुस्सा है कि वो मेरिल को भी मार सकता है। लेकिन अगर मेरिल मर गई तो सियोजुन कभी नहीं जान पाएगा कि टोकन उन लोगों तक कैसे पहुंचा। ये समझते
सोचते हुए सियोजुन तुरंत काइजर को रोकने के लिए आगे बढ़ा। वो मेरिल के सामने खड़ा हो गया और काइजर से उसकी जान बख्शने की विनती की। अगर आपने उसे मार दिया तो हमें कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी, सियोजुन ने समझाने की कोशिश की। लेकिन काइजर का गुस्सा कम नहीं हुआ, वो सुनना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ वॉरियर रैबिट और बाकी रैबिट्स भी आगे दौड़े। वो सियोजुन के सामने खड़े हो गए, सोचा कि काइजर उसे भी चोट पहुंचा सकता है। सियोजुन मेरिल को बचाने आया था, लेकिन अब ग्रेट ब्लैक वॉरियर रैबिट सियोजुन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा था। हमें सच में वॉरियर रैबिट की बहादुरी की तारीफ करनी होगी। वो सच में अपने अंकल सियोजुन से बहुत प्यार करता है। लेकिन काइजर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उसकी आवाज गरजी जैसे उसने सियोजुन को उससे दूर रहने को कहा। हालांकि सियोजुन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने फिर से समझाने की कोशिश की कि अगर काइजर ने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और मेरिल को मार दिया तो वो कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। लेकिन काइजर कभी किसी की नहीं सुनता। अगले ही पल काइजर ने अपने विशाल पंजे में अपना नीला एनर्जी बॉल बुलाया। जानलेवा एनर्जी घूमने लगी और उसने सीधे सियोजुन को धमकाया, अगर तुम दूर नहीं रहे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, काइजर चिल्लाया। लेकिन जैसे ही काइजर ने अपना पंजा सियोजुन की तरफ उठाया, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक अजीब सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक दिखाई दिया, काइजर को चौंका दिया। लेकिन ये कोई आम सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं था, ये एलियन की तरफ से था। एलियन हद से ज्यादा गुस्सा थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो शुद्ध गुस्से में चिल्लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सियोजुन को नुकसान पहुंचाने की, सोचने की भी। एलियन इतनी गुस्सा थी कि उसने अपने दादाजी को ऐसे डांटना शुरू कर दिया जैसे पहले कभी नहीं किया था। लेकिन काइजर ने पलटकर जवाब दिया, एलियन तुम जानती हो मैं व्हाइट ड्रैगन से कितनी नफरत करता हूँ, मेरे काम में दखल मत दो। काइजर गुर्राया, उसकी आवाज गूंज रही थी। एलियन का गुस्सा बढ़ गया, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। मुझे आपसे सच में नफरत है ग्रैंडपा, वो चीखी। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आपने सियोजुन को चोट पहुंचाई तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। एलियन वही नहीं रुकी। अपने अंधे गुस्से में उसने कई सिस्टम नोटिफिकेशन खोले। उसका हाथ तेजी से चला और एक तेज घूरती नजर के साथ उसने अपना आखिरी फैसला लिया। इस पल से सियोजुन काइजर का इस टावर से कनेक्शन काट देगा। काइजर की आंखें शुद्ध शॉक में चौड़ी हो गई। उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया और पैनिक शुरू हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की। एलियन रुको, स्टॉप, मेरा वो मतलब नहीं था। काइजर पागलों की तरह माफी मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलियन ने यस बटन दबा दिया। जिस पल उसने एक्शन कंफर्म किया, काइजर का पूरा शरीर जम गया। उसकी ताकत तुरंत गायब हो गई, उसकी आवाज गायब हो गई। उसका विशाल रूप एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया। वो अब बोल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था या रिएक्ट नहीं कर सकता था। वो कट ऑफ हो चुका था। सियोजुन ने काइजर को पुकारा, काइजर हे कुछ तो बोलो। लेकिन काइजर ने जवाब नहीं दिया, वो हिला नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। एलिन, उसकी आंखें अभी भी गुस्से से जल रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली। गहराई में वो सच में सियोजुन से प्यार करती थी, सच में बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब सियोजुन सहित हर कोई पूरे शौक में खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ सियोजुन आखिरकार राहत की सांस लेता है और एलिन की तरफ मुड़ता है, उसे थैंक यू बोलता है। उसने सोचा था कि शायद अपने गुस्से की वजह से काइजर कुछ गलत कर देगा, कि शायद वो सच में सियोजुन को मार देगा। लेकिन एलिन की बदौलत सियोजुन सुरक्षित है। इसके लिए सियोजुन अपना आभार व्यक्त करता है। एलिन जवाब देती है कि अभी के लिए उसने काइजर का टावर से कनेक्शन काट दिया है और शायद अब से वो काइजर से कभी बात नहीं करेगी। सियोजुन अभी भी कंफ्यूज एलिन से पूछता है कि काइजर इतना गुस्सा क्यों हो गया। क्या एक ड्रैगन का दूसरे ड्रैगन स्पीशीज को देखकर इतने गुस्से से रिएक्ट करना नॉर्मल है, सियोजुन सवाल करता है। एलिन चुपचाप बैठी हुई समझाती है कि ऐसी बात नहीं है। असल में सारे ड्रैगन्स कभी अच्छे संबंधों में थे और दोस्त थे। अब भी ज्यादातर ड्रैगन्स अपने दोस्ती बनाए रखते हैं, लेकिन व्हाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन के बीच एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। बहुत पहले ग्रेट ब्लैक ड्रैगन काइजर और ग्रेट व्हाइट ड्रैगन बहुत करीबी बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन पास्ट में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसके वजह से उनके बीच एक विशाल युद्ध हुआ। उनकी दोस्ती पूरी तरह नष्ट हो गई। वजह क्या थी कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि एलिन भी नहीं। उस वक्त एलिन बहुत छोटी थी और अब भी कोई सच में नहीं समझता कि क्या हुआ, क्योंकि ये युद्ध इतना पहले हुआ था कि सच्चाई वक्त के साथ खो गई है। लेकिन जो पता है वो ये है कि काइजर ने एक कसम खाई थी। उसने कसम खाई थी कि अगर उसने कभी व्हाइट ड्रैगन को दोबारा देखा तो वो उसे मार देगा, और वही व्हाइट ड्रैगन के लिए भी था। अगर उसने कभी काइजर को देखा तो वो उसे भी मार देगा। उनके बीच की नफरत इतनी गहरी थी, शायद इसीलिए काइजर इतना गुस्सा हो गया। एलिन आह भरते हुए कहती है, भले ही वो अपने दादाजी को अच्छे से समझती है, वो उनकी तरफ से माफी मांगती है। वो जानती है कि गहराई में काइजर कभी सच में व्हाइट ड्रैगन को नहीं मारेगा। असल में वो कर ही नहीं सकता, लेकिन अपने अंधे गुस्से में उसने हमला किया, डर पैदा करने की कोशिश की। लेकिन ये जानने के बावजूद एलिन अभी भी अपने दादाजी से नाराज थी। उनका बर्ताव गलत था और वो उन्हें आसानी से माफ नहीं करेगी। फिर भी उसी वक्त ये सैकड़ों सालों में पहली बार था कि एलिन ने अपने दादाजी को इतना गुस्सा देखा था। अब वो ये सोचे बिना नहीं रह सकती कि आखिर व्हाइट ड्रैगन ने ऐसा क्या किया था जो काइजर इतना गुस्सा हो गया।
यहाँ तक कि सियोजुन भी वही सोच रहा है। ग्रेट ब्लैक ड्रैगन और ग्रेट व्हाइट ड्रैगन के बीच ऐसा क्या हुआ था जो इतनी गहरी नफरत पैदा कर गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये पता लगाना है कि काइजर के गुस्से को कैसे शांत किया जाए। सियोजुन जानता है कि कुछ करना होगा। उसका ध्यान ग्रेट व्हाइट ड्रैगन के टोकन की तरफ शिफ्ट होता है। वो सोचता है कि क्या वो पता लगा सकता है कि ये टोकन कहाँ से आया, इसे इस टावर में कौन लाया और क्यों। शायद तब काइजर का गुस्सा कम हो जाएगा। दृढ़ता के साथ सियोजुन मेरिल की तरफ मुड़ता है। उसे याद है कि मेरिल के पास भी ग्रेट व्हाइट ड्रैगन का एक टोकन था, तो अब वो जवाबों की मांग करता है। मेरिल, तुम्हें ये टोकन कहाँ से मिला? मेरिल सच में दहशत में डर में कांप रही है। उसे स्कारम की जगह मरना चाहिए था, लेकिन किसी तरह किस्मत ने उसे बचा लिया। लेकिन उल्टा हो गया। खैर, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। मेरिल बेकाबू होकर रोती रहती है। उसका शरीर हिल रहा है जैसे ओरिन उसे अपनी बाहों में पकड़े हैं, जबकि मेरिल रोती रहती है। वो इतनी डरी हुई है कि अपना मुंह भी नहीं खोल सकती। वो बस वहां बैठी कांपती रहती है, जोर जोर से सिसकती हुई, पूरी तरह डर से घिरे हुए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और एक गुस्सैल काइजर को दिखाता है जो कुछ भी दिखता है उसे तोड़ रहा है। इनफैक्ट काइजर ने उस कंट्रोलर को पूरी तरह नष्ट कर दिया है जो उसे सियोजुन और बाकी लोगों से टावर में बात करने की इजाजत देता था, उस मैसिव स्टोन स्टैचू को कंट्रोल करके। काइजर इतना गुस्सा है कि उसका बेटा एंटन दौड़ता हुआ अंदर आता है। आंखें चिंता से चौड़ी है। वो तुरंत पूछता है कि क्या हुआ, किस चीज ने काइजर को इतना गुस्सा दिला दिया। एंटन सच में चिंतित पूछता है कि क्या एलिन को कुछ हुआ, क्या उसकी तबीयत खराब हो गई, क्या वो खतरे में है। वो पागलों की तरह सवाल करता है, लेकिन काइजर उसका टोन शांत हो जाता है, समझाता है कि उसने कंट्रोलर इसलिए तोड़ा क्योंकि वो खुश था। खुश? काइजर अचानक अब उतना गुस्सा नहीं दिख रहा, उसका एक्सप्रेशन शांत लग रहा है। काइजर मानता है कि सब कुछ तोड़ने से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है। काइजर बिल्कुल मेरी बहन जैसा है, जब भी वो गुस्सा होती है सब कुछ तोड़ देती है। एक बार उसने मेरा लैपटॉप भी तोड़ दिया था। अब वापस कहानी पर आते हैं। काइजर आगे समझाता है कि एलिन ने उसके सारे नोटिफिकेशंस पूरी तरह ब्लॉक कर दिए हैं, उसे टावर से प्रभावी रूप से बैन कर दिया है। जब तक एलिन उसे अनब्लॉक नहीं करती, उसके पास टावर के अंदर बात करने का कोई रास्ता नहीं होगा। एंटन, काइजर का बेटा, अब विजिबली फ्रस्ट्रेटेड काइजर को डांटता है। वो अपने पिता को याद दिलाता है कि वो मशीन कितनी महंगी थी। क्या आपको एहसास भी है कि वो डिवाइस कितनी कीमती थी? उसे ठीक करने में फॉर्च्यून लग जाएगा। एंटन भड़कता है, लेकिन काइजर बस कंधे उचका देता है। उसके लिए ये सब सेकेंडरी है उसके मुकाबले जो टावर के अंदर हुआ, क्योंकि टावर के अंदर सियोजुन को ग्रेट व्हाइट ड्रैगन का टोकन मिला है। जैसे ही एंटन वो शब्द सुनता है, उसकी सांस अटक जाती है। वो जानता है कि काइजर इतना गुस्सा क्यों है। अगले ही पल काइजर का गुस्सा फिर फट पड़ता है। दांत पीसते हुए काइजर गुर्राता है, ग्रेट व्हाइट ड्रैगन अपना प्रभाव फैला रहा है, मेरे टावर के निवासियों को अपनी एनर्जी से भरी चीज यूज करवा रहा है। ये युद्ध का ऐलान, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। काइजर की डिक्शनरी के अनुसार ऐसा काम अनफॉरगिवेबल है। काइजर घूमता है और गरजती हुई आवाज में अपने बेटे को आदेश देता है, सेना को बुलाओ, ग्रेट ब्लैक ड्रैगन की फौज को बुलाओ, अब कोई और विकल्प नहीं बचा, इसका मतलब युद्ध है। काइजर गरजता है, उसकी आवाज पूरे प्लेन को हिला देती है। ग्रेट व्हाइट ड्रैगन की हिम्मत कैसे हुई अपनी चीज मेरे टावर में लाने की? अब सिर्फ एक ही समाधान है, युद्ध। एंटन डेस्परेटली अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, विनती करता है, पिताजी अगर आप इसके साथ आगे बढ़े तो बहुत सारे ड्रैगन्स मरेंगे, क्या आप सच में इसके लिए युद्ध शुरू करने को तैयार हैं? लेकिन काइजर अटल और अनयील्डिंग रहता है। ये सब बातें उन्हें तब सोचनी चाहिए थी जब उन्होंने ग्रेट व्हाइट ड्रैगन की एनर्जी मेरे इलाके में लाई थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसका टोन गंभीर हो जाता है, पुराने दर्द से भरा हुआ। मैं भूल नहीं सकता कि पास्ट में क्या हुआ था। ग्रेट व्हाइट ड्रैगन को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। उन आखिरी शब्दों के साथ काइजर अपने पंख फैलाता है, उसका रूप दूसरे प्लेन में गायब हो जाता है। एंटन अपने पिता को जाते हुए देख जम जाता है। उसका दिमाग दौड़ रहा है, उसका पेट मरोड़ रहा है। वो इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता है। कुछ भयानक होने वाला है, एक खून खराबा। सीन एक बार फिर बदलता है, हमें वापस 99th फ्लोर पर लाता है। यहाँ मेरिल आखिरकार टूट जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज कांप रही है, जैसे वो डेस्परेटली समझाती है कि उसे सच में नहीं पता कि ये व्हाइट ड्रैगन टोकन कहाँ से आया। उसके अनुसार वो तारिक था जिसने उन्हें ये सफ़ेद टोकन दिया था। तारिक को स्केरम द्वारा मेरिल के पास लाया गया था और इसके आगे उसके पास कोई और जानकारी नहीं है। बेकाबू होकर सिसकते हुए मेरिल बार बार सियोजुन के सामने झुकती है, अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। वो बार बार विनती करती है, डेस्परेटली सियोजुन से उसे वहाँ मारने और जाने देने की मांग करती है। बदले में वो कसम खाती है कि वो कुछ भी करेगी। सियोजुन ध्यान से सुनता है, उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे वो अपने मॉन्स्टर साथियों के बीच खड़ा है। इस बीच आयोना बोलती है, सियोजुन को बताती है कि मेरिल सच बोलती हुई लग रही है। आयोना याद करती है कि जब वो पकड़ी गई थी तब तारिक ने भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया था। उसने दावा किया था कि वही था जिसने स्केरम और मेरिल को सफेद टोकन दिया था ताकि वो आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस को किडनैप कर सके।
ये सुनकर स्योजुन आयोना की तरफ मुड़ता है, उसकी भौहें सिकुड़ती हैं। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तारिक का व्हाइट ड्रैगन के साथ सीधा संपर्क था? लेकिन आयोना जल्दी से अपना सिर हिलाती है, समझाती है कि ऐसी चीज नामुमकिन है। तारिक इस खेल में एक प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं है, वो सीधे ग्रीड के अंडर काम करता है, जिसका मतलब है कि ये ज्यादा संभव है कि उसने टोकन ग्रीड से ही प्राप्त किया हो। अब असली सवाल ये है, ग्रीड को ये सफेद टोकन कहां से मिला? जब आयोना गहरी चर्चा में है, बैकग्राउंड एक पूरी तरह अलग सीन से भरा हुआ है। बेबी बेयर और प्यूरिफाइड एंटिटी खुशी से खेल रहे हैं, तनाव से बिल्कुल अनजान। उसी समय एल्का उन्हें करीब से देख रहा है। उसके लिए पहली बार प्यूरिफाइड एंटिटी को देखना फैसिनेटिंग है, एक पूरी तरह नया अनुभव। लेकिन वापस मेन स्टोरी पर। आयोना, उसका टोन सीरियस, स्योजुन को समझाती है कि ग्रीड उतना बुद्धिमान, साधन संपन्न या अमीर नहीं है जितना वो दिखता है। वो बस एक लालची घिनौना सुअर है। वो ताना मारती है, उसके पास अकेले पूरे टावर को कंट्रोल करने का दिमाग नहीं है। हमेशा से ही शकी लगता था। उसकी ताकत में अचानक बढ़ोतरी, उसकी अपार दौलत, उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का अनंत स्रोत। लेकिन अब जैसे आयोना सब कुछ जोड़ती है, ये साफ हो रहा है व्हाइट ड्रैगन का कनेक्शन ग्रीड से है, और ग्रीड के जरिए व्हाइट ड्रैगन अपना प्रभाव पूरे टावर में फैला रहा है। कोई रास्ता नहीं कि ग्रीड इसे अकेले हासिल कर सके। कंट्रोल का लेवल, संसाधनों की भारी मात्रा और वो खतरनाक ताकत जो वो रखता है, ये सब किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा करता है। स्योजुन को भी ये रियलाइज होता है और पहली बार उसका एक्सप्रेशन चिंता से सख्त हो जाता है। वो एक चीज समझता है, उसे ग्रीड को पकड़ना होगा। सिर्फ उसे पकड़कर ही वो व्हाइट ड्रैगन के बारे में सच्चाई उजागर कर पाएंगे। ख्यालों में खोया हुआ स्योजुन का दिमाग स्ट्रैटेजीज से दौड़ रहा है। आयोना और थियो चुपचाप सुनते हैं, उसे ध्यान से देखते हुए। लेकिन एक शख्स चर्चा से पूरी तरह अलग है, रेड रिबन प्रिंसेस। किसी वजह से वो परेशान लग रही है। इस बीच बैकग्राउंड में बेबी बेयर अचानक साइज में बड़ा हो जाता है। बेबी बेयर एक्साइटमेंट से भरा हुआ प्यूरिफाइड एंटिटी को हवा में ऊंचा फेंक देता है। ये देखकर चीफ एल्का पैनिक करता है, उसका शरीर तन जाता है। वो खौफ में देखता है, चिंता करता है कि कहीं बेबी बेयर गलती से बेबी प्यूरिफाइड एंटिटी को जमीन पर ना गिरा दे। इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हुए वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, जिसका नतीजा एक क्यूट केओटिक मोमेंट होता है। दूसरी तरफ वॉरियर रैबिट रेड रिबन प्रिंसेस की उदासी नोटिस करता है। उसके कान चिंता में फड़फड़ाते हैं। मूड को हल्का करने की उम्मीद में वो स्योजुन की तरफ मुड़ता है और एक सुझाव देता है। ये सारी टेंशंस बाद में निपटाई जा सकती हैं, वॉरियर रैबिट कहता है। हमारे मेहमान लंबे सफर से आए हैं, वो थके होंगे। पहले हमें उन्हें आराम करने की जगह देनी चाहिए और अच्छा खाना खिलाना चाहिए। आखिरकार ये मुद्दे तुरंत हल नहीं होंगे। स्योजुन पल के झपकाता है, सुझाव से थोड़ा चौंका हुआ। यहाँ तक कि रेड रिबन प्रिंसेस भी ऊपर देखती है, कॉट ऑफ गार्ड। स्योजुन एक छोटी हंसी निकालता है, अपने सिर के पीछे खुजाता है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, वो मानता है। वो रियलाइज करता है कि भले ही ये मेहमान पहली बार उसके घर आए हैं, उसने उन्हें खाना या आराम भी ऑफर नहीं किया। सब इसलिए क्योंकि वो सब कुछ होने से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लेकिन अब स्योजुन अपने हाथ एक साथ बजाता है, खड़ा होते हुए। ब्लैक वॉरियर रैबिट बिल्कुल सही है, पहले खाते हैं। हम अपने मेहमानों को खाना खिलाएंगे और आराम करने देंगे। उसके बाद हम बैठेंगे और उस घिनौने सुअर को पकड़ने के लिए एक फूल प्रूफ प्लान बनाएंगे। जैसे ही स्योजुन ये कहता है, वो अचानक कुछ और नोटिस करता है। वॉरियर रैबिट रेड रिबन प्रिंसेस को चुपके से देख रहा है। स्योजुन एक आईब्रो उठाता है, एक चिढ़ाने वाली स्मर्क उसके होठों पर बनाती है। ऐसा लगता है कोई अपने नए मेहमान में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। स्योजुन वॉरियर रैबिट को प्रिंसेस को आराम करने की जगह ले जाने का निर्देश देता है, जबकि थियो स्योजुन को भरोसा दिलाता है कि वो आयोना को उसकी रेस्टिंग प्लेस पर ले जाएगा। दूसरी तरफ ओरिन और बाकी रैबिट्स मेरिल को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जहां वो उस पर नजर रख सके। जैसे वो दूर जाते हैं, आयोना अचानक पीछे मुड़ती है और मेरिल को घूरती है। उसकी आवाज ठंडी और अटल है। वो ऐलान करती है कि भले ही ग्रेट ब्लैक ड्रैगन ने मेरिल को छोड़ दिया हो, आयोना नहीं छोड़ेगी। टावर के बाहर से अनऑथराइज्ड आइटम्स यूज करना गैर कानूनी है, एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत है। इस वजह से आयोना मेरिल को बिना सजा के जाने देने से इनकार करती है। वो सीधे एसोसिएशन जाएगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरिल अंजाम भुगते। ये सुनकर मेरिल का चेहरा बिखर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जैसे वो बेकाबू होकर सिसकने लगती है। उसकी आवाज रहम की भीख मांगते हुए कांप रही है। मेरिल को रोते देख थियो एक पल के लिए हिचकिचाता है। शक की एक झलक उसके चेहरे पर आती है, इससे पहले कि वो आयोना की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज पहले से नर्म। आयोना, मेरिल को सच में नहीं पता था कि ये आइटम टावर के बाहर से आया है, वो कहता है। वो जानता है कि मेरिल एक खैर छोड़ो है, लेकिन क्या आयोना थोड़ी ज्यादा सख्त नहीं हो रही? हालांकि जिस पल वो शब्द थियो के मुंह से निकलते हैं, आयोना की आंखें गुस्से से चौड़ी हो जाती हैं, उसके गाल फूल जाते हैं और उसका ऑरा भड़क उठता है, जैसे वो थियो पर पलटती है। बिना चेतावनी के वो उसके गाल पकड़ती है और उन्हें जोर से खींचती है। उसकी पकड़ गुस्सैल है। ओह, तो अब तुम्हें मेरिल की परवाह है, हाँ? आयोना चिल्लाती है। उसकी जलन बाहर आ रही है। क्या तुम्हारे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? थियो पैनिक करता है, अपने हाथ फ्रेंटिकली हिलाता है, जैसे वो बोलने के लिए संघर्ष करता है, जबकि उसके गाल खींचे जा रहे हैं। नहीं नहीं, 1% भी नहीं, थियो चिल्लाता है। वो जल्दी से आयोना को भरोसा दिलाता है कि वो मेरिल के साथ जो चाहे कर सकती है।
और बस ऐसे ही थियो और आयोना की पहली लव फाइट शुरू होती है। इस बीच ओरिन स्कैरम का एक धूल भरा पुराना बैग उठाता है और सियोजुन को पुकारता है। मुझे स्कैरम का बैग मिला, ओरिन कहता है। स्कैरम भले ही चला गया हो, लेकिन इसमें कुछ काम का हो सकता है। चेक करना है या मैं बस इसे फेंक दूं? सियोजुन रुकता है, फिर बैग की तरफ मुड़ता है। उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो हाँ में सिर हिलाता है और आगे बढ़ता है। बैग खोलता है और स्कैरम का सारा सामान जमीन पर उलट देता है। ओरिन और सियोजुन नीचे झुकते हैं, बिखरे हुए आइटम्स को छांटते हुए। सियोजुन समझाता है कि क्योंकि स्कैरम टावर के बाहर से चीजें लाता था, चांस है कि उसके पास कुछ रेयर वेजिटेबल या फ्रूट सीड्स हो सकते हैं जो खेती के लिए काम आ सके। हालांकि सब कुछ देखने के बाद सियोजुन को कुछ वैल्यूएबल नहीं मिलता। जब वो हार मानने वाला होता है, उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराती हैं, एक अजीब पुरानी चाबी। उसे उठाकर सियोजुन उसे ध्यान से इंस्पेक्ट करता है। ओरिन तुरंत उसे पहचान लेता है। ये वही चाबी है जो मुझे पहले स्कैरम के कोर्ट में मिली थी, ओरिन कहता है। स्कैरम ने कहा था कि ये उसके स्टोरेज रूम की है। ये सुनकर सियोजुन मुस्कुराता है और ओरिन के कंधे पर थपकी देता है। गुड जॉब ओरिन, वो कहता है, सच में खुश होकर। ये देखकर थियो को जलन की एक छोटी सी चुभन महसूस होती है। उसके ठीक सामने सियोजुन उसके सबऑर्डिनेट की तारीफ कर रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे ही सियोजुन चाबी को मजबूती से पकड़ता है, कई सिस्टम नोटिफिकेशंस अचानक उसके सामने आते हैं। सिस्टम ऐलान करता है कि चाबी अब डेड है, इसका असली मालिक गायब हो चुका है। क्योंकि सियोजुन स्कैरम की मौत के बाद चाबी को छूने वाला पहला शख्स था, चाबी ने अब उसे अपना नया मालिक मान लिया है। तभी बूम, आसमान से एक दरवाजा नीचे गिरता है, ठीक सियोजुन के सामने लैंड करता है, ठीक थियो के सामने। टक्कर इतनी तेज है कि हवा में शॉक वेव फैल जाती है। थियो, ओरिन और यहाँ तक कि सियोजुन को पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर देती है। सियोजुन सच में हैरान है एक इतना बड़ा दरवाजा कहीं से भी प्रकट होते देख। दरवाजा उसके साइज से लगभग दुगना है, उसके ऊपर मंडराता हुआ। सियोजुन, ओरिन और थियो वहां खड़े रहते हैं, उनके मुंह खुले हुए, पूरी तरह स्पीचलेस, जैसे वो उसे घूरते हैं। एक पल बाद आयोना आगे बढ़ती है और समझाती है कि ये एक मैजिक स्पेस स्टोरेज रूम है, मैजिक के जरिए बनाया गया एक डायमेंशनल स्पेस। वो समझाती है कि इस चाबी का यूज करके सियोजुन ने एक अलग डायमेंशन अनलॉक किया है, जिसे सिर्फ चाबी का असली मालिक एक्सेस कर सकता है। ये स्टोरेज स्पेस या तो छोटा हो सकता है या विशाल, इस पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे बनाया गया था। वो ये भी जिक्र करती है कि बहुत पहले ऐसे विशाल स्टोरेज रूम्स थे जिन्हें गुलामों को अंदर बंद रखने के लिए जेल के रूप में यूज किया जाता था। ये सुनकर सियोजुन शॉक हो जाता है। वो ध्यान से अपने हाथ में चाबी को देखता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। वो जानना चाहता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। धीरे धीरे सियोजुन आगे बढ़ता है और चाबी को की होल में डालता है। जैसे ही वो करता है, दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। सियोजुन उसे और धकेलता है और वो, थियो और आयोना सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। ओरिन दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है। उसके इंस्टिंक्ट्स उसे चीखकर अंदर ना जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनके पीछे चलता है, सियोजुन के करीब रहते हुए। जैसे ही वो स्टोरेज रूम में कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत एहसास होता है कि ये जगह बिल्कुल भी छोटी नहीं है, ये विशाल है। लेकिन इसके साइज के बावजूद पूरा स्पेस पूरी तरह खाली है। सियोजुन में यहाँ कुछ वैल्यूएबल मिलने की उम्मीद की थी, शायद रेयर वेजिटेबल सीड्स, कॉफी, चाय या अन्य डेली नेसेसिटीज। क्योंकि स्कैरम टावर के बाहर से चीजें लाता था, उसने सोचा था कि यहाँ कुछ यूजफुल स्टोर किया गया होगा। लेकिन उसकी निराशा के लिए पूरा स्पेस अंधेरा और सुनसान है। अचानक थियो परछाइयों में कुछ नोटिस करता है, कुछ हिल रहा है। थियो की आंखें तंग हो जाती हैं और वो जल्दी से सियोजुन की तरफ मुड़ता है। मुझे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिख रहा है, थियो चिल्लाता है। सियोजुन तुरंत अपनी नजर उसी दिशा में घुमाता है और तब वो उसे देखता है, एक छोटा रहस्यमयी क्रीचर। ये अंधेरे में धीरे धीरे शिफ्ट होती एक काली परछाई जैसा लगता है। थियो के इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं। वो बैटल मोड में एंटर करता है। उसका पूरा शरीर तन जाता है, जैसे वो हमला करने के लिए तैयार होता है। उसकी आवाज खाली स्पेस में गूंजती है, जैसे वो अनजान बीइंग पर चिल्लाता है, तुम जो भी हो खुद को दिखाओ, अपने हाथ ऊपर करो और आगे आओ अभी। लेकिन रहस्यमयी क्रीचर डरी हुई है। उसकी आवाज कमजोर और कांपती हुई है, जैसे वो रहम की भीख मांगती है। प्लीज मुझे मत मारो, मैं वो करूंगा जो तुम कहोगे, बस मुझे मत मारो। सियोजुन तुरंत क्रीचर की आवाज में कुछ नोटिस करता है। इसे पहले पीटा गया है, अब्यूज किया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये लंबे समय से डर में जी रहा है। सियोजुन को हमदर्दी की एक टीस महसूस होती है। वो धीरे से नीचे झुकता है और एक नरम आवाज में बोलता है, क्रीचर को शांत करने की कोशिश करते हुए, हम तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है। सियोजुन धीरे से कहता है, मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ, धीरे से बाहर आओ और अपना परिचय दो। एक पल की खामोशी बीतती है, फिर आखिरकार क्रीचर शांत होने लगता है। सावधानी से वो छोटे हिचकिचाते कदम आगे बढ़ाता है, हल्की रोशनी में खुद को रिवील करते हुए। और फिर हम उसे देखते हैं, एक छोटा अडोरेबल क्रीचर सामने आता है। उसका नाम बाबा है और डैम वो सच में क्यूट है, लेकिन साथ ही वो डरावना भी लगता है। बाबा सियोजुन को चौड़ी घबराई हुई आंखों से देखता है और पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुम मेरे नए मालिक हो? और फिर अपनी आवाज में पूरी हताशा के साथ वो सियोजुन से भीख मांगता है, प्लीज मुझे मत खाना। सियोजुन स्टन्ड है, वो इस छोटे डरे हुए बेबी बैट की उम्मीद नहीं कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट्स में बताएं। और जो मैंने पहले कहा था स्कैरम की मौत के लिए बुरा लगने के बारे में, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। स्कैरम एक पीस ऑफ ट्रैश था, उसकी मौत सही थी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उस लाइक गोल को पूरा करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।